चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करिए, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी को आवाज और वीडियो क्लियर है? कैमरे खोल लीजिए, आप लोग कैमरे बंद किए हुए हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आवाज क्लियर। कैमरे खोल लो भाई, कैमरे पता नहीं क्यों बंद किए रहते हो तुम लोग, मोटिवेशन वैसे ही जीरो हो जाता है। चलो, तो कल देखेंगे, कल हम लोग ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट किया था, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। ट्रांसमिशन इफिशियंसी का फार्मूला था दैट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर डिवाइडेड बाय सेंडिंग इन पावर इनटू 100। अगर परसेंटेज में आप निकाल रहे हैं, रिसीविंग इन पावर इज नथिंग बट द लोड पावर, जो कि आपको हमेशा दी होगी, लोड की आपको हमेशा पावर दी होगी, तो आपको हमेशा रिसीविंग इन पावर मालूम होती है, लेकिन सेंडिंग इन पावर आपको नहीं मालूम होती है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन पावर को आप रिसीविंग इन पावर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। जो भी आप सेंडिंग इन से पावर सेंड करेंगे, उसका कुछ पावर आपका ट्रांसमिशन लाइन में लॉस में जाएगा, प्लस बची हुई पावर आपको रिसीविंग इन में क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज आप सेंडिंग इन पावर की जगह लिख सकते हैं रिसीविंग इन पावर प्लस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज। और ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर में लॉस केवल किसमें होगा, रजिस्टर में होगा। और दैट इज अगर सिंगल फेज लाइन होगी तो दैट इज आई आर स्क्वायर इंटू आर होगा, और अगर बेटा थ्री फेज लाइन होगी तो टोटल जो लॉस होगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द आई आर स्क्वायर इंटू आर विल बी देयर। ठीक है, और आप देखेंगे कि रिसीविंग इन करंट को आपको कैलकुलेट करना होगा। सिंगल फेज लाइन है तो रिसीविंग इन करंट क्या हो जाएगा, दैट इज रिसीविंग इन पावर डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज इनटू रिसीविंग इन पावर फैक्टर। ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। और थ्री फेज सिस्टम में आपकी थ्री फेज की एक्टिव पावर दी होगी, तो दैट इज रिसीविंग इन करंट जो होगा दैट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन, दैट इज पावर डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ द रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज इनटू दैट इज रिसीविंग इन पावर फैक्टर। ठीक है, और यहां से जो रिसीविंग करंट आएगा वो हमेशा लाइन करंट आएगा, क्योंकि आपने फार्मूला जो लिखा होगा थ्री फेज पावर का, वो आपका किसके फॉर्म पे लिखा होगा, दैट इज लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में। जनरली स्टार कनेक्शन दिया होता है तो जो लाइन करंट की वैल्यू होगी वही आपके फेज करंट की वैल्यू होगी, क्योंकि जो आपने सर्किट डायग्राम बनाया था वो आपका पर फेज मॉडल था, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था रिसीविंग करंट पर फेज था। तो आपने जो पावर लॉस लिखा था वो पर फेज का लिखा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आ गया था। नाउ दिस, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दो पैरामीटर कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला आपके पास होता है ट्रांसमिशन इफिशियंसी और दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो अब वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा आपके किसके लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो दूसरा लिखेंगे बेटा, सेकेंड थिंग विल बी देयर, सेकेंड इज सेकेंड परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द percentage of voltage regulation, percentage of voltage regulation, percentage of voltage regulation। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन को या फिर वोल्टेज रेगुलेशन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, दैट इज वी आर से। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं किस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। एग्जैक्ट फार्मूला क्या होने वाला, कल मैंने वैसे बता दिया था, आपका मैं लिख देता हूं क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पूरा ही हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका फार्मूला था बेटा परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट द दैट इज नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, दैट इज नो लोड receiving in voltage, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड माइनस फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड,
डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100 इनटू 100 विल बी देयर। ठीक है। नाउ अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं आप VRNL से, दैट इज VRNL, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, दैट इज फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू बेटा क्या हो जाएगा 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज, परसेंटेज में लिख रहे हैं इसलिए 100 से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कल मैंने कैलकुलेट कराया था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बेटा VS/A। सेंडिंग इन वोल्टेज के टर्म में लिख रहे हैं, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मतलब होता है जब आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड में करते हैं, नो लोड का मतलब कि दैट इज लोड को हटा देना, लोड को हटा देने का मतलब दैट इज रिसीविंग इन को क्या कर देना, ओपन सर्किट। जब आप रिसीविंग इन को ओपन सर्किट कर देंगे तब रिसीविंग इन के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। और आपको हमेशा बेटा ओपन सर्किट करते समय, जब आप ओपन सर्किट करते हैं किसी भी टर्मिनल को, तो आपको उस टर्मिनल का करंट मालूम होता है। जब मैं रिसीविंग इन को ओपन सर्किट करूंगा तो रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड मालूम होगा जो कि 0 होगा, और ओपन सर्किट किया है तो आपका इस ओपन सर्किट या फिर रिसीविंग इन के क्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होती है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है। तो जब आप रिसीविंग इन को ओपन सर्किट करेंगे या फिर नो लोड पे लेके आएंगे ट्रांसमिशन लाइन को तो रिसीविंग इन ओपन सर्किट हो जाएगा। रिसीविंग इन ओपन सर्किट होने का मतलब रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है और उस समय रिसीविंग इन के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट करना होगा और उसको बोलेंगे नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। और जो कल हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, VS/A आया था। ठीक है। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन जनरली रेटेड या फिर फुल लोड कंडीशन में ऑपरेट होती है। तो फुल लोड का मतलब हुआ कि जब लोड लगा दिया तब रिसीविंग वोल्टेज को आप VR से रिप्रेजेंट करते हो। VR इज नथिंग बट द फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज। तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करना चाहूं तो जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू होती है VS/A माइनस दैट इज फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज होता है VR दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज होता है दैट इज VR इनटू 100। अब हमें रेगुलेशन निकालना है किस लाइन के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन की लाइन के लिए। ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का आपको A पैरामीटर मालूम होगा, कल मैंने निकलाया था बेटा फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो A पैरामीटर है वो कितना होता है 1। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का A पैरामीटर वैल्यू यहां रख दीजिए और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकालिए। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा दैट इज VS डिवाइडेड बाई A की वैल्यू होती है 1 माइनस VR डिवाइडेड बाई mod of VR into 100 and this is nothing but equal to that is sending in voltage का magnitude minus receiving in voltage का magnitude divided by receiving in voltage का magnitude into 100। ठीक है। तो this is nothing but the exact formula of the voltage regulation in the short transmission line। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला ये होगा। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हैं तो आपको सेंडिंग इन वोल्टेज मालूम होना चाहिए, रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम होना चाहिए। दैट इज आपका फार्मूला को सेंडिंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू 100। तो आप देखेंगे रिसीविंग इन वोल्टेज तो आपको हमेशा मालूम होता है। ठीक है। आपको केवल सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। एक बार सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट हो गया तो आप वोल्टेज रेगुलेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द नोन, ये चीज आपको हमेशा मालूम होती है। रिसीविंग इन वोल्टेज इज नथिंग बट द लोड वोल्टेज, ये नोन होता है। दिस इज द नोन।
और बेटा सेंडिंग इन वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना होगा। दिस वैल्यू इज अननोन, ये अननोन होती है और जो अननोन होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, विच इज कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन। इसको हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं सेंडिंग इन वोल्टेज? दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होगा बेटा? AVR प्लस BIR। ए पैरामीटर आपको मालूम होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का 1 होता है, बी पैरामीटर मालूम होता है Z होता है, ठीक है। आपको रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम होता है, रिसीविंग करंट मालूम होता है, ये सारी की सारी वैल्यू रख देंगे और अपने सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा, बस यहाँ पर रखेंगे, रिसीविंग वोल्टेज मालूम होता है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है कि आपको, ये तो मैंने बताया रेगुलेशन का फार्मूला जो कि हम लोग कल निकाल चुके थे, लेकिन आप देखेंगे आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट डायग्राम भी मालूम है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन के फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला। और आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब मैं नो लोड रिसीविंग वोल्टेज निकालूंगा, हेलो, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना होता है? VS/A। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के A की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना हो जाएगा? VS हो जाएगा। कितना हो जाएगा? VS, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? VS। आप देखें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए A की वैल्यू 1 होती है, तो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। इस चीज को आप अपने फिगर से भी समझ सकते हैं, मैं इक्वेशन से भी आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूं। इतना लिख लीजिए पहले। कंप्लीट सर, ठीक है, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। फिगर पे चलते हैं, यहां पर आए। फिगर पे मैं देखना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। नो लोड का मतलब होता है, दैट इज नो लोड का मतलब लोड को हटा देना। लोड को हटाने का मतलब रिसीविंग इन टर्मिनल को ओपन कर देना। जब मैं रिसीविंग को ओपन कर दूंगा, तो बेटा रिसीविंग को ओपन करते ही आपको मालूम है, दैट इज रिसीविंग को ओपन करते ही आपका करंट की वैल्यू, आपको ओपन सर्किट रिसीविंग को ओपन किया हुआ है, ओपन करते ही आप देखेंगे लोड को ओपन करते ही लोड करंट जीरो हो जाएगा। लोड करंट जीरो होने का मतलब रिसीविंग करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रिसीविंग ओपन हो जाएगा तो ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा। उस समय रिसीविंग वोल्टेज को मैं नो लोड रिसीविंग वोल्टेज बोलूंगा। तो जिस समय आपका रिसीविंग इन ओपन सर्किट होगा, रिसीविंग करंट जीरो हो जाएगा, उस समय रिसीविंग करंट नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कहलाएगा। इसको निकालना है, इस वोल्टेज को निकालना। ये बताओ ओपन सर्किट में रिसीविंग करंट जीरो हो जाएगा, और जो करंट बेटा रिसीविंग इन में फ्लो करेगा, क्या वही करंट आपका ट्रांसमिशन लाइन में भी फ्लो करेगा? क्योंकि सेंडिंग इन करंट एंड रिसीविंग करंट आपके बराबर होते हैं किस ट्रांसमिशन लाइन के लिए? दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसको ओपन करते ही क्या लाइन में कोई करंट फ्लो करेगा? लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लाइन में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना वोल्टेज सेंडिंग इन पे होगा, वो सारा सारा वोल्टेज आपको कहां पर दिखेगा? रिसीविंग इन पे दिखेगा, ठीक है। तो नो लोड के समय जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। या फिर इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, दैट इज आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के बीच में रिलेशन, सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होगा बेटा? सेंडिंग इन वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू दिस वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। VS इज इक्वल टू कितना होगा? VR प्लस IR इंटू Z। कल मैंने लिखी थी इक्वेशन, हेलो, VS इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z। इंपीडेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, आप देखेंगे दिस वोल्टेज, अगर मैं सेंडिंग इन वोल्टेज निकालूं तो KVL लगाऊं, दिस वोल्टेज इक्वल टू इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज प्लस रिसीविंग इन वोल्टेज। तो आप लिख सकते हैं, यहां से देखिए, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज निकालना चाहता हूं, दैट इज आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पहले लिख देता हूं। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, और करके परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। फार्मूला था बेटा नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू 100। ये जनरल फार्मूला।
मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, हेलो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं सेंडिंग इन वोल्टेज निकालू, हेलो, सेंडिंग इन वोल्टेज निकालू तो कितना आएगा बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंडिंग इन वोल्टेज? इज नथिंग बट इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस इंपीडेंस के क्रॉस ड्रॉप, दैट इज आई आर इंटू जेड। मुझे नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है। नो लोड का मतलब होता है रिसीविंग को ओपन कर देना। जब भी आप रिसीविंग इन को ओपन करेंगे तो रिसीविंग को ओपन करते ही आपको ओपन सर्किट, जिस भी टर्मिनल को ओपन करेंगे वहां पर करंट मान होगा, वोल्टेज निकालेंगे। तो रिसीविंग को ओपन करते ही रिसीविंग करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या बोलेंगे? नो लोड रिसीविंग वोल्टेज। तो आप लिखेंगे एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, जब आप अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लेके आएंगे, रिसीविंग इन को ओपन सर्किट कर देंगे, लोड को हटाना मतलब रिसीविंग इन ओपन। रिसीविंग इन ओपन होते ही आपको रिसीविंग करंट की वैल्यू मालूम होगी। नो लोड में जब भी आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लाएंगे, नो लोड का मतलब लोड को हटा देना, लोड को हटा देने का मतलब रिसीविंग करंट कितना हो गया? 0। उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को आप क्या बोलेंगे? नो लोड रिसीविंग वोल्टेज, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी आर एन एल। इसी की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी। तो आपको मालूम है जब भी आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड पे लेके आएंगे, लोड को हटाने मतलब रिसीविंग करंट उस समय क्या हो जाएगा? 0। उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को बोलेंगे वी आर एन। बस वैल्यू रखिए। आपको मालूम है कि ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट के बीच, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट के बीच में रिलेशन है। अगर आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग करंट मालूम है तो उसके करस्पॉन्डिंग रिसीविंग इन वोल्टेज निकाल सकते हैं। नो लोड के समय आपको रिसीविंग करंट मालूम होता है, रिसीविंग वोल्टेज निकालना। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, पुट करिए वैल्यू, दैट इज एट नो लोड, दैट इज नो लोड के समय आपका जो रिसीविंग करंट है वो कितना है? 0। उस समय जो मेरा रिसीविंग इन वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड वी आर एन एल। इसी की वैल्यू मुझे निकालनी। तो जब मैं रिसीविंग करंट को 0 रखूंगा उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी आर एन एल, एंड दैट इज दिस इज वी एस। इसी की वैल्यू आपको निकालनी। तो जरा नो लोड रिसीविंग वोल्टेज निकालो, दैट इज वी आर एन एल। नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना हो जाएगा? सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज होता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर होता है। बस नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहां पर रख दो, और बेटा फुल लोड का मतलब लोड लगाने पे रिसीविंग वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है बेटा? सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर होता है। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज मतलब लोड को लगाने का मतलब दैट इज कॉल्ड वी आर सेगमेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100। ठीक है। अब यहां पर मैंने मॉड लिखा है तो बार लगाया है। अगर मैं बार को हटा दूंगा, मॉड नहीं लगाऊंगा, तो दैट इज नथिंग बट आल्सो रिटर्न एज ए वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100। दिस इज द फार्मूला। सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिसीविंग इन वोल्टेज इंटू 100। किसी भी तरीके से करो बात सेम। नोट करिए। अब हम लोग जो है बात करते हैं लोड का पावर फैक्टर अगर चेंज करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने जा रहे हैं, लेकिन आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को चेंज करूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर में। लैगिंग लोड के लिए पावर फैक्टर लगाता था, लैगिंग लोड के लिए आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अलग था, लीडिंग लोड के लिए पावर आपके वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अलग था। क्यों बदल जाता है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखिए, आता हूं।
चल, आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होगा तो आपको सेंडिंग इन वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली समझिए। ठीक है, नहीं तो बस चीजें रटते ही रह जाएंगे और हो चुका। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वीएस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर। रिसीविंग इन वोल्टेज जो कि लोड वोल्टेज होता है, ये आपको मालूम होता है, क्वेश्चन में दिया होगा। सेंडिंग इन वोल्टेज निकालना पड़ेगा, और सेंडिंग इन वोल्टेज जो होता है वो आपके लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी मैं दिखा रहा हूं कैसे डिपेंड करता है। अगर मैं लोड का पावर फैक्टर चेंज करूंगा तो मेरा सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लोड का पावर फैक्टर बोलिए या फिर लोड का पावर फैक्टर रिसीविंग इन पावर फैक्टर होता है, तो लोड के पावर फैक्टर को चेंज करने पे मेरा क्या चेंज होने वाला है, सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होने वाला है। और सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं लोड के पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या करेगा, डिपेंड। जैसे जैसे मैं लोड के पावर फैक्टर को चेंज करता जाऊंगा वोल्टेज रेगुलेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालनी है, दैट इज इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन द वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर के लोड के लिए क्या क्या फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट मेन हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, next main heading, this is effect of voltage regulation effect of load power factor, load power factor on voltage regulation in the short transmission line। ठीक है, अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को चेंज करूंगा, एक बार लैगिंग लगाऊंगा, एक बार लीडिंग लगाऊंगा, एक बार यूनिटी लगाऊंगा, तो अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को चेंज कर रहा हूं तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या इफेक्ट, वोल्टेज रेगुलेशन भी चेंज हो जाएगा। अलग अलग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला भी कैसा होता है, अलग अलग होता है, आपने पढ़ा था। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट ए ट्रांसफार्मर, सेम रिजल्ट आएगी, कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं है। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन में चेंज होगा। हाँ, रजिस्टेंस को R02 X02 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर R और X से रिप्रेजेंट करें। बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, शंट ब्रांच नहीं है, यहाँ भी शंट ब्रांच नहीं होती है, वहां पर हटा देते हैं शंट ब्रांच एनालिसिस करते समय। ठीक है, तो आप देखेंगे, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ दिस इज नथिंग बट ए शॉर्ट ट्रांसमिशन। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, सिंगल लाइन डायग्राम पहले बना रहा हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रिकल मॉडल भी बनाऊंगा। ठीक है, नाउ दिस इज ए सिंगल लाइन डायग्राम बिकॉज पावर सिस्टम इज ए थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम है तो आप उसको एक सिंगल लाइन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज सेंडिंग इन एंड दिस इज रिसीविंग। और ये जो मैंने ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है बेटा, दैट इज नथिंग बट ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज नथिंग बट ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ए सेंडिंग इन वोल्टेज। दिस इज सेंडिंग इन, सेंडिंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, और सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईएस। नाउ दिस इज सेंडिंग इन, दिस इज सेंडिंग इन। ठीक है, नाउ दिस इज द रिसीविंग इन, ये है आपका रिसीविंग इन। ठीक है, रिसीविंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से, और रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईआर से। ठीक है, और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। अब मैंने यहाँ पर लोड लगा दिया, इस लाइन में मैंने क्या लगाया बेटा, लोड लगाया। दिस इज द लोड विल बी कनेक्टेड, दिस इज लोड। ठीक है, अच्छा, जो लोड करंट होगा वो कौन सा करंट होता है, रिसीविंग करंट, दैट इज लोड करंट
इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर आएगा? रिसीविंग इन वोल्टेज के बराबर, क्योंकि पैरेलल में लगाते हैं बेटा। ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका कौन सा वोल्टेज है? दिस इज द VR। ये वोल्टेज है आपका VR। और बेटा लोड भी इसी के पैरेलल में लगा, तो दैट इज लोड वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज। ठीक है। लोड का पावर फैक्टर क्या होगा बेटा? लोड का पावर फैक्टर क्या होगा? दैट इज लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का एंगल। लोड का टर्मिनल वोल्टेज VR और लोड का टर्मिनल करंट है IR, तो VR और IR के बीच के एंगल का कोसाइन आपका क्या होगा? लोड का पावर फैक्टर। तो लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय cos phi r। लोड का पावर फैक्टर बोलिए या फिर रिसीविंग इन पावर फैक्टर बोलिए, बात क्या है? सेम है, रिसीविंग इन पावर फैक्टर। ठीक है। अब आप लोड का जो पावर फैक्टर, डिफरेंट पावर फैक्टर का लोड लगा सकते हैं। 3 टाइप का पावर फैक्टर हो सकता है लोड का। दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर लोड भी लगा सकते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर लोड भी लगा सकते हैं, और आपका यूनिटी पावर फैक्टर लोड भी लगा। अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को बेटा चेंज करूंगा तो मेरा सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा, और सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन चेंज होगा। तो इसको मैं लिखने की कोशिश करूं, ध्यान से देखिए। ये बताओ आपका जो है, अगर मैं पूछूं दैट इज आपका लोड का पावर फैक्टर cos phi r, तो जब VR और IR के बीच का एंगल कितना है बेटा? VR और IR के बीच कितना एंगल है बेटा? दैट इज नथिंग बट द phi r। VR और IR के बीच का एंगल कैसा है? phi r। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज VR और IR के बीच का, अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो VR और IR के बीच एंगल कितना होगा? phi r। और VR और IR के बीच जो एंगल phi r, उसी का कोसाइन लेने पे आपको लोड का पावर फैक्टर है। ठीक है। चलो 3 टाइप का लोड लगा सकते हो, ध्यान से देखिएगा। 3 टाइप का लोड लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोड है, लोड में आप 3 टाइप के पावर फैक्टर का लोड लगा सकते हैं। दैट इज लोड का जो पावर फैक्टर है वह 3 तरीके का पावर फैक्टर का लोड लगा सकते हैं। एक मेरे पास होगा लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे। जिस समय लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे, अगर मेरा लैगिंग पावर फैक्टर का लोड होगा, लैगिंग का मतलब RL लोड, मान लीजिए RL लोड अगर मैं यहां पर लगा दूंगा, लैगिंग का मतलब हुआ कि जो RL लोड के लिए जो आपका लोड का जो करंट होगा, व्हाट इज द लोड करंट? दैट इज IR। वो आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज दैट इज VR से क्या करेगा? लैग करेगा। कितने एंगल से लैग करेगा? phi r। तो अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर के लोड के बारे में बात करूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर, अगर लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है, अगर लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है, तो लोड का टर्मिनल करंट दैट इज IR, लोड के टर्मिनल वोल्टेज VR, लोड का टर्मिनल वोल्टेज VR है, से क्या करेगा? लैग करेगा। कितने एंगल से? दैट इज phi। दैट इज आपका IR लैग्स VR बाय द एंगल ऑफ phi r। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका लोड का टर्मिनल वोल्टेज आपको मालूम होता है, टर्मिनल करंट कैलकुलेट करते हैं, जो चीज मालूम होती है इसको रेफरेंस लेते हैं। तो चलो अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूं, मैं रिसीविंग इन वोल्टेज को रेफरेंस मान लेता हूं। हेलो, रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या मान लेता हूं? रेफरेंस। उसका मैग्नीट्यूड VR है, एंगल 0 डिग्री। तो अगर मैं IR को फेजर फॉर्म लिखूं, IR का मैग्नीट्यूड कितना होगा? IR। और बेटा लैगिंग लोड है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। लैग करने का मतलब माइनस है, कितने एंगल से लैग करा? दैट इज phi r। दिस इज द फेजर। फेजर इज लाइक दिस, दिस इज फेजर। VR को मैंने रेफरेंस माना है, दिस इज VR एंगल 0 डिग्री। और जो करंट का फेजर होगा, जो IR होगा लैगिंग लोड के लिए, जो करंट मेरा IR होगा वो मेरा VR से क्या करेगा? लैग करेगा। कितने एंगल से? दैट इज phi r। तो अगर मैं बेटा IR का मैग्नीट्यूड मैंने माना है, मैग्नीट्यूड किसी फेजर का मैग्नीट्यूड की लेंथ, दैट इज IR, दिस इज IR। और बेटा लैग कर रहा है तो दैट इज आपका क्लॉकवाइज एंगल होगा। क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव माइनस phi r। इसको फेजर फॉर्म में लिखूं, ध्यान से देखते जाइए बेटा। तो अगर मैं सेंडिंग इन वोल्टेज निकालूं लैगिंग लोड के लिए, सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होगा? A इंटू VR प्लस B इंटू IR, यही होगा सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू। बोर्ड पे देखते जाओ।
नाउ दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखेंगे लैगिंग लोड के लिए बेटा अगर मैं लिखूं हेलो लैगिंग लोड के लिए लैगिंग लोड के लिए जो मैं आईआर को, अच्छा ये क्वेश्चन में फेजर फॉर्म लिखना है, यहाँ पर मैंने बार लगा रखा है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज भी लिखना है, ठीक है। तो बेटा ये तो हमेशा रहेगा रेफरेंस वी आर एंगल 0 डिग्री। लैगिंग लोड के लिए हो जाएगा बेटा आई आर, और बेटा इसका जो फेजर होगा आई आर का फेजर वो रेफरेंस से क्या करेगा फाई आर से लैग करेगा। ये किसके लिए बेटा लैगिंग लोड के लिए, लैगिंग लोड के लिए। अगर मैं लीडिंग लोड लगाऊं, ध्यान से देखिए लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगाऊं, लीडिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होगा, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड ध्यान से देखते जाओ, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड का अगर आपका लोड का पावर फैक्टर लीडिंग है तो लोड का टर्मिनल करंट आई आर लीड कर जाएगा, लीड्स लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर बाय द एंगल ऑफ फाई आर। तो अगर आप फेजर फॉर्म में लिखना चाहें दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज को रेफरेंस, जो चीज मालूम होती है उसकी रेफरेंस मानते हैं, रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम होता है रेफरेंस मान लिया, और जो करंट का फेजर होगा मैग्नीट्यूड या आई आर, और बेटा लीड करेगा, लीड करने का मतलब प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। फेजर अगर आप बनाना चाहे तो फेजर कुछ ऐसा आएगा, दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज जो कि रेफरेंस फेजर हैविंग मैग्नीट्यूड इज वी आर फेज एंगल 0, लीडिंग पावर फैक्टर है तो जो आई आर का फेजर होगा वो आपके फाई आर से क्या करेगा लीड कर जाएगा, कितने एंगल से फाई आर, तो इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड इज आई आर एंगल इज फाई आर। तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो बेटा आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ये किस पावर फैक्टर के लिए लीडिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड, ध्यान से देखते जाओ, भी मैंने कोई डेरिवेशन नहीं करा, मैं कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट आपका वो वीएस की वैल्यू हो जाए। और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्या होगा, तीसरा कैसा लोड लगा सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, कैसा यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए आपका जो वी आर और आई आर होंगे वो क्या होंगे सेम फेज में होंगे, तो बेटा जिस फेज में रेफरेंस माना है तो आई आर भी उसी फेज में होगा, दिस इज फॉर यूनिटी पावर फैक्टर लोड। तो ध्यान से देखो जैसे जैसे मैं अपने पावर फैक्टर को चेंज करूं, हेलो जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को चेंज करेंगे तो आई आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, लैगिंग के लिए बेटा आई आर की वैल्यू अलग है, लीडिंग के लिए आपका रिसीविंग करंट की वैल्यू अलग है, और बेटा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए आपके रिसीविंग करंट की वैल्यू है। बेटा फेज एंगल चेंज हो गया तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आएगा आई आर कॉस फाई आर प्लस आएगा जे आई आर साइन फाई आर, यहाँ माइनस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर आपका जो है इसमें केवल रियल पार्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर रियल पार्ट आएगा, यहाँ पर रियल प्लस प्लस इमेजिनरी पार्ट आएगा, यहाँ पर रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल जब मैं सेंडिंग इनको कैलकुलेट करूंगा तो ये चेंज। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने लोड के पावर फैक्टर को चेंज करेंगे, हेलो लोड के पावर फैक्टर को चेंज करेंगे तो आपका जो है दैट इज नथिंग बट क्या चेंज हो जाएगा बेटा रिसीविंग इन करंट चेंज हो जाएगा, दैट इज जैसे जैसे लोड के पावर फैक्टर लैगिंग लोड लगाएंगे तब आपका रिसीविंग करंट की वैल्यू कुछ अलग आएगी, हेलो एंगल चेंज हो रहा है तो जब आप लिखेंगे इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा। तो जैसे जैसे मैं लोड के पावर फैक्टर को चेंज करूंगा रिसीविंग इन करंट चेंज होगा, रिसीविंग इन करंट चेंज होगा तो बेटा जो सेंडिंग इन वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। और बेटा अगर सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन में वीएस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100। जैसे जैसे आप लोड के पावर फैक्टर को चेंज करेंगे, लोड के पावर फैक्टर को चेंज करने पे रिसीविंग इन करंट चेंज होगा, रिसीविंग करंट चेंज होगा तो सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा चेंज होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए लैगिंग लोड के लिए रेगुलेशन कुछ अलग आएगा, लीडिंग के लिए कुछ अलग आएगा और यूनिटी के लिए कुछ अलग आएगा। ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए अपने वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हेडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे।
जैसे जैसे लोड को चेंज करेंगे, लैगिंग लोड के लिए रिसीविंग करंट कुछ अलग होगा, लीडिंग लोड के लिए कुछ अलग होगा, और बेटा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए अलग होगा। तो सेंडिंग इन वोल्टेज भी अलग अलग आएगा, और सेंडिंग इन वोल्टेज अगर अलग अलग आएगा, क्योंकि सेंडिंग इन वोल्टेज आप कैलकुलेट करते हैं, तो रेगुलेशन की वैल्यू भी हर एक पावर फैक्टर के लिए अलग अलग होने वाली है। अब पावर फैक्टर में क्या चेंज करते हैं बेटा? फाई आर, अपने लोड के रजिस्टर और रिएक्टेंस को चेंज करके फाई आर चेंज करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, पावर फैक्टर चेंज होगा, रिसीविंग करंट चेंज होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा, रेगुलेशन भी क्या होगा? चेंज होगा। रेफरेंस केवल करंट, बेटा अगर रेफरेंस तुम करंट को ले लोगे तो बेटा फिर वीआर का फेजर चेंज हो जाएगा। ये पहले फाई आर होगा, फिर माइनस फाई आर होगा, फिर जीरो होगा, तो फिर वो वीआर चेंज होगा। जनरली हम क्या करते हैं, रेफरेंस किसको लेते हैं? जो चीज मालूम होती है। क्या मालूम होता है? आपके रिसीविंग में वोल्टेज मालूम होता है कि करंट मालूम होता है? वोल्टेज मालूम होता है। रिसीविंग इनसाइड दैट इज लोड, लोड का आपको पावर का डिमांड मालूम होता है, और ये पावर किस वोल्टेज लेवल पे आपको सप्लाई करनी है वो वोल्टेज लेवल मालूम होता है। और लोड का वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन पे है, ठीक है चलो। तो आपको जो हेडिंग है वो हेडिंग सर बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं लोड के डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर के लोड के लिए अब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं। एक बार मैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए कैलकुलेट करूंगा, एक बार लीडिंग के लिए, और एक बार आपका यूनिटी के लिए। हो गया? हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 1 है, दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। केवल किस लाइन के लिए? शॉर्ट ट्रांसमिशन की लाइन के लिए। ठीक है, अब रेगुलेशन क्या होता है? वीएस माइनस वीआर डिवाइडेड बाई वीआर, ये डिफरेंस मुझे निकालना है। चल, एनालिसिस करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं? पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं। हमेशा जो मॉडल होगा वो पर फेज होगा, मतलब वोल्टेज करंट सारे फेज वाले होंगे। चलो हो गया ना कि नहीं हुआ? चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलो, तो केस नंबर 1 ले रहे बेटा। नाउ दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम, ये सिंगल लाइन डायग्राम था। अब मैं एनालिसिस करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा। और यहाँ पर जो मैं लोड लगा रहा हूँ, कैसा लोड लगा रहा हूँ? दैट इज लैगिंग लोड लगा रहा हूँ। कैसा लोड लगा रहा हूँ? लैगिंग लोड आई कैन बी कंसीडर, लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लगा रहा हूँ। मैंने बताया लोड का आप जो है पावर फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, दैट इज लोड का पावर फैक्टर एक बार लैगिंग लगाऊंगा, एक बार लीडिंग, और एक बार यूनिटी। ठीक है, चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, दैट इज formula for voltage regulation, formula for voltage regulation in the short transmission line। जनरल फार्मूला तो आपको मालूम है, वीएस माइनस वीआर डिवाइडेड बाई वीआर होता है। अब इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कैसे लोड के लिए? लैगिंग लोड के लिए। जब मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लैगिंग लोड लगाता हूं तो वीएस माइनस वीआर डिवाइडेड बाई वीआर, ये जो वोल्टेज रेगुलेशन वो कितना आता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन
फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। दिस इज द मेन आर्टिकल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब एनालिसिस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा, और आप देखेंगे आरएलसी जो होते हैं वो पर फेज डिफाइन होते हैं, तो पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। ट्रांसमिशन लाइन की जब मॉडलिंग करते हैं तो आप ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। साथ में लिखते चलिए बेटा, क्योंकि डेरिवेशन में आपको मशीन में करा चुका हूं, इसलिए आप साथ में करते जाएं, ज्यादा समझने की कोशिश ना करें। ठीक है, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जब मॉडलिंग करते हैं तो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस को आप बोल सकते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन को उसके टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल पर फेज, क्योंकि रेजिस्टेंस जो मैं बना रहा हूं वो पर फेज है, इसलिए पर फेज मॉडल है। ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज टोटल इंडक्टेंस। ये बेटा ट्रांसफार्मर का ही है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल लीकेज रिएक्टेंस होता है। दिस इज द मॉडल ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज टोटल रिएक्टेंस या फिर टोटल इंडक्टेंस। ठीक है, दिस इज द टोटल इंडक्टेंस। ठीक है, एसी के केस में हर एक एलिमेंट, क्योंकि मैं एसी ट्रांसमिशन पढ़ा रहा हूं, हर एक एलिमेंट इंपीडेंस ऑफर करेगा। इंडक्टर टोटल इंडक्टेंस कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, जे एक्सएल। एक्सएल क्या होगा, टोटल रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन को उसके टोटल सीरीज इंपीडेंस, दैट इज कॉल्ड जेड, जिसकी वैल्यू होगी रजिस्टर का इंपीडेंस प्लस इंडक्टर का इंपीडेंस, दैट इज जे ओमेगा एल। और बेटा ओमेगा एल क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज टोटल रिएक्टेंस, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओमेगा एल को एक्सएल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द, दिस इज रिटन एज ए R plus J XL. This is R plus J XL. ये क्या है बेटा, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दिस इज द टोटल सीरीज इंपीडेंस। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दैट इज, अगर मैं आप देखेंगे एसी के केस में आपका क्या हर एक एलिमेंट इंपीडेंस ऑफर करे, ये कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा। अगर मैं इसका इंपीडेंस लिखना चाहूं, अगर मैं इसका इंपीडेंस लिखना चाहूं तो व्हाट इज द इंपीडेंस, जे एक्सएल। इसका इंपीडेंस कितना होगा, रजिस्टर कितना इंपीडेंस ऑफर करता है, रजिस्टेंस के बराबर। तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, रजिस्टर का इंपीडेंस प्लस दैट इज इंडक्टर का इंपीडेंस। ठीक है, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। नाउ दिस इज सेंडिंग इन, सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वीएस से, एंड सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईएस से। रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वीआर से। ये पर फेज मॉडल है, इसमें जो भी बेटा आपके वोल्टेज करंट है वो आपके पर फेज हैं,
मतलब उनकी फेज वैल्यू यूज करी। अब इसमें मैं लोड लगा रहा हूं, कैसा लोड लगा रहा हूं बेटा, कैसा लोड लगा रहा हूं, लैगिंग लोड लगा रहा हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब दैट इज आरएल लोड लगा रहा हूं। नाउ दिस इज ए लोड। कैसा लोड है बेटा ये, लैगिंग लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड लगाया। दिस इज ए लोड, दिस इज ए लोड। इसका नेचर अगर कोई बोले, यहां पर जगह नहीं तो यहां लिख देता हूं, ये जो लोड है कैसा लोड है बेटा, सीरीज आरएल लोड। लैगिंग लोड में सीरीज आरएल लोड कंसीडर कर लिया। दिस इज नथिंग दैट इज लोड जो है वो कैसा है बेटा, लैगिंग लोड विल बी देयर। लोड है वो मेरा लैगिंग लोड है। अगर लैगिंग लोड है तो इसका पावर फैक्टर भी कैसा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। और आप देखेंगे बेटा लोड का अगर मैं पावर फैक्टर लिखूंगा तो लोड के टर्मिनल वोल्टेज, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, रिसीविंग वोल्टेज, लोड का टर्मिनल करंट कितना होगा, आई आर। तो दैट इज वी आर और आई आर के बीच के एंगल का कोसाइन ही आपका लोड का पावर फैक्टर होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज होगा, और लोड से जो करंट पास करेगा वो रिसीविंग करंट होगा। तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, लोड का टर्मिनल वोल्टेज वी आर और टर्मिनल करंट आई आर के बीच के एंगल का कोसाइन। तो दैट इज वी आर और आई आर के बीच का एंगल कितना होगा, फाई आर। ठीक है, दैट इज आपका लैगिंग लोड है तो कैसा पावर फैक्टर होगा, दैट इज लोड पावर फैक्टर। वहां जगह नहीं चाहे लिख दो, लोड पावर फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई कॉस फाई आर। और बेटा ये कैसा है बेटा, लैगिंग पावर फैक्टर, दैट इज कॉस फाई आर कैसे पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर, लैगिंग पावर फैक्टर लोड यूज कर रहे हैं। तब मैं रेगुलेशन निकालना चाहता हूं। ठीक है, दिस इज द योर सर्किट डायग्राम। पर फेज मॉडल है, यहां पर रिसीविंग इन फेज करंट यूज किया है, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज, सेंडिंग इन का फेज वोल्टेज, दैट सेंडिंग इन करंट। ये आपके पर फेज दिए होते हैं। अगर ये पर फेज है तो ये भी आपका पर फेज मॉडल है, पर फेज है, पर फेज। ठीक है, अब फेजर डायग्राम से हम लोग निकालने वाले हैं रेगुलेशन लैगिंग लोड के लिए। किस लोड के लिए, लैगिंग लोड के लिए हम लोग रेगुलेशन निकालने जा रहे हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे, हेलो, अगर आपसे कोई पूछे कि दैट इज नथिंग बट जो आर और एक्सएल है, आर और एक्सएल क्या है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है। और जेड क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस। तो आर एल दैट इज आर एक्सएल और जेड के बीच में अगर रिलेशन बनाना है तो आपको इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और जो इंपीडेंस ट्रायंगल होगा वो किसका होगा, ट्रांसमिशन लाइन का होगा। मैंने आपको मशीन में पढ़ाया था कि दैट इज रजिस्टर और दैट इज आर और जेड के बीच जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, इंपीडेंस एंगल होता है। ठीक है, आर और जेड के बीच जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, इंपीडेंस एंगल, जिसको लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। मतलब जब मैं इंपीडेंस एंगल बनाऊंगा तो जो इंपीडेंस का फेजर होगा वो आर या फिर रेफरेंस कितने एंगल होगा, थीटा एंगल पे होने वाला है। ठीक है, इसको मैं बना के भी दिखा देता हूं एक बार। आर एक्सएल और जेड ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और आपका दैट इज इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फार्मूले में कहीं भी आर एक्सएल और जेड आएगा तो मैं ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और बेटा इंपीडेंस होंगे, ना कि आपके लोड के। लोड के तो मैंने लिखे भी नहीं है, देखो लोड के नहीं है, ये लिख दे रहा हूं यहां पर। फेजर डायग्राम बना के मैं रेगुलेशन निकालूंगा किस लोड के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए मैं आपका क्या करने वाला हूं, रेगुलेशन निकालने जा रहा हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं, दैट इज आर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एक्सेल टोटल
इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर आप एक्सएल की जगह आप एल कर लो, इसको एक्स कर लो, एक्स कर लो बेटा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एल लगाने से आप लोड ना समझ ले। ठीक है, मैंने एल हटा दिया बेटा, एल हटा दिया है। ठीक है, दैट इज एक्स मींस क्या, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और जेड क्या है बेटा, टोटल इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिसने क्लास नहीं की हो तो थोड़ा सा बेसिक को समझ लेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हो गया। चलो, आपका रिलेशन है दैट इज Z इज इक्वल टू ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल इंपीडेंस है दैट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर मुझे Z का फेजर बनाना है तो मुझे R के फेजर में JX के फेजर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दैट इज R एक रियल नंबर है, और अगर मैं रियल नंबर है इसको फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो R रहेगा और फेज एंगल कितना होगा, 0। तो ये रेफरेंस की डायरेक्शन में बनेगा। दिस इज द फेजर ऑफ R, दिस इज द फेजर ऑफ R। ठीक है, ना उसके बाद आप देखेंगे एक्स, एक्स का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होता है ओमेगा एल। ओमेगा फ्रीक्वेंसी एक रियल नंबर होता है, इंडक्टेंस भी एक रियल, तो ओमेगा एल जो कि एक्स को रिप्रेजेंट करा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर को अगर मैं फेजर में ड्रॉ करूंगा तो उसका एंगल 0 रेफरेंस की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जे से मल्टीप्लाई होने के बाद जब मैं एक्स में इंडक्टिव रिएक्टेंस में जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो एक्स का फेजर होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फेजर आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो दिस इज द फेजर ऑफ एक्स। जब आप इसमें जे से मल्टीप्लाई, किसी भी फेजर में जब आप जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फेजर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट कर जाता है, 90 डिग्री। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे एक्स। और जब फेजर एडिशन करते हैं तो पहले जब आप आर के फेजर में जे एक्स के फेजर को ऐड करेंगे तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जे एक्स का जो फेजर होगा वो आपका रेफरेंस से क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। और जब फेजर एडिशन करूंगा तो पहले वाले के फेजर के पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ऐड करूंगा। दिस इज द फेजर ऑफ जे एक्स। और बेटा मैंने आर के फेजर में जे एक्स के फेजर को ऐड कर दिया, तो इनका रिजल्टेंट फेजर क्या होगा, जेड। और रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज द फेजर ऑफ जेड। दिस इज नथिंग, ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल में ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करे। इंपीडेंस, तो ये जो ट्रायंगल है दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल है। ठीक है, नाउ अब देखेंगे दैट इज ये जो इंपीडेंस का फेजर, ये जो इंपीडेंस है ये इंपीडेंस का फेजर है। अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फेज एंगल लिखते हैं। तो आप देखेंगे जो इंपीडेंस का फेजर है, रेफरेंस क्या है, दैट इज रेफरेंस 0 डिग्री होता है। आर से जेड का आर रेफरेंस है, तो जब भी आप एंगल मेजर करते हो तो हमेशा रेफरेंस से मेजर करते हो। तो इंपीडेंस का जो फेजर है वो आपके रेफरेंस या फिर आर से कितने एंगल पे है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो जो इंपीडेंस का फेजर है, इंपीडेंस का फेजर रेफरेंस से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे है। या फिर आप बोल सकते हैं आर और जेड के बीच जो एंगल होता है दैट एंगल इज नथिंग बट कॉल्ड द इंपीडेंस एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस एंगल। इंपीडेंस एंगल को मैं हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। थीटा इज नथिंग बट नोन एज ए इंपीडेंस एंगल। इंपीडेंस का फेजर
इंपीडेंस का फेजर रेफरेंस से इतने एंगल पे डायरेक्टेड है, फिर इतने एंगल पे डायरेक्शन है, इंपीडेंस एंगल, इंपीडेंस एंगल। तो अगर आपको बेटा इंपीडेंस का एंगल मालूम है तो आप इंपीडेंस के क्या कर सकते हैं, फेजर को फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट इज इंपीडेंस के फेजर को अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो दैट इज इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड मान लेता हूं जेड, ठीक है, और बेटा एंगल कितना है, दैट इज फाइव, दैट इज कॉल्ड थीटा। और किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल, तो दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। तो अगर आप इंपीडेंस को, अगर मेरे पास इंपीडेंस है उसको मैं पोलर फॉर्म में लिख देता हूं, पोलर फॉर्म में लिख देता हूं, तो बेटा जो एंगल आता है वो एंगल क्या होता है, इंपीडेंस एंगल। इंपीडेंस का फेजर रेफरेंस एंगल पे, जितना एंगल आर और जेड के बीच में होता है उतना ही रजिस्टर के वोल्टेज और इंपीडेंस के वोल्टेज के क्रॉस। अगर मैं इसमें, आप इस पूरे ट्रेंगल में आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या है, रजिस्टर का वोल्टेज, और ये क्या है, इंपीडेंस का वोल्टेज। तो बेटे आप देखेंगे अगर मैं आई से मल्टीप्लाई, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ जाएगा और उतना ये भी बढ़ जाएगा, तो क्या एंगल में चेंज आएगा, क्या नहीं। तो बेटा रजिस्टर के वोल्टेज और इंपीडेंस के वोल्टेज के क्रॉस भी कितना एंगल बनता है, दैट इज नथिंग बट द इंपीडेंस एंगल ही बनता है, ठीक है। और अगर बेटा आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्टिव पावर हो जाएगा और ये टोटल पावर हो जाएगा। तो पी और एस के बीच में भी कौन सा एंगल होता है, इंपीडेंस एंगल होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो कभी भी अगर मुझसे पूछा जाए दैट इज जितना एंगल आर और जेड के बीच में होगा, मान लो थीटा है, उतना ही एंगल रजिस्टर के वोल्टेज और इंपीडेंस के वोल्टेज के बीच भी होगा, और उतना ही एंगल बेटा रजिस्टर की पावर दैट इज एक्टिव पावर, और बेटा इंपीडेंस इज नथिंग बट टोटल पावर दैट इज एस के बीच में भी उतना ही एंगल होने वाला। ये सारे के सारे एंगल कौन से होंगे, इंपीडेंस एंगल, ये सारे के सारे इंपीडेंस एंगल के बराबर होंगे। इंपीडेंस एंगल के बराबर, ठीक है। ये वैसे मैं मशीन की क्लास में बता चुका हूं, लेकिन मैंने एक बार रिकॉल करा दिया। अब हम लोग अपने वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए मुझे फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था मैंने, उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है बेसिक थोड़ा सा, जिसको आइडिया होगा, बाकी आपको नेटवर्क सर ने पढ़ाई होगी तो उसमें सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। हो गया। जो भी एंगल आप मेजर करते हो हमेशा रेफरेंस से मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो अब रेगुलेशन में निकालने जा रहा हूं, बोर्ड पे देखिए बेटा, आपको ये लैगिंग लोड मैंने लगा रखा है और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लैगिंग लोड लगा रखा है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने जा रहे हैं। तो पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ट्रांसमिशन लाइन में जो एसी क्वांटिटी होती, जो भी एसी क्वांटिटी होगी उसको आप फेजर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिख सकते हैं और फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी दिख रही है आपको इस सर्किट में एसी, दैट इज एक तो वी आर, एसी ट्रांसमिशन है तो रिसीविंग इन वोल्टेज भी एसी क्वांटिटी होगी, रिसीविंग करंट भी एसी क्वांटिटी होगी, सेंडिंग इन करंट भी एसी क्वांटिटी होगी, वोल्टेज। तो इन सारी एसी क्वांटिटी को आप उस फेजर डायग्राम, इनको मैं फेजर से, किसी भी एसी क्वांटिटी को आप फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फेजर से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो जो डायग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड, आपका कौन सा डायग्राम होगा, दैट इज फेजर डायग्राम होगा। तो फेजर डायग्राम की हेल्प से हम लोग अपने
वोल्टेज रेगुलेशन को निकालना चाहते हैं, वीएस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कितना आएगा। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे इन चारों एसी क्वांटिटी में या फिर ट्रांसमिशन लाइन में क्या मालूम होता है बेटा, आपको लोड की पावर का डिमांड और लोड का वोल्टेज मालूम होता है। लोड का वोल्टेज मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज आपको मालूम होता है। जो चीज मालूम होती है उसी को आप रेफरेंस मानते हैं। तो हमेशा कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें आप क्या मानेंगे बेटा, रेफरेंस, रिसीविंग इन वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। और अगर बेटा लैगिंग लोड लगा रखा होगा तो जो मेरा, अगर मैंने लैगिंग लोड लगा रखा है तो लोड का जो करंट है, लोड का करंट क्या होगा, रिसीविंग इन करंट आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज वीआर से क्या करेगा, लैग करेगा। कितने एंगल से लैग करेगा, दैट इज फाई आर, क्योंकि पावर फैक्टर आपने कॉस फाई आर माना है। कॉस फाई आर क्या है, वीआर और आई आर, दैट इज लोड के टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट, वीआर और आई आर के बीच के एंगल का कोसाइन। तो वीआर और आई आर के बीच का एंगल कितना, फाई आर माना हुआ है। ठीक है, तो आपका अगर लैगिंग लोड है तो जो आई आर होगा वो वी आर से क्या करेगा, लैग करेगा। कितने एंगल से, फाई आर से। तो इसका फेजर बन जाएगा, इसका फेजर बन जाएगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका सेंडिंग इन वोल्टेज दैट इज सेंडिंग इन करंट और आपका रिसीविंग करंट बराबर होता है। जो फेजर आई आर का होगा वही फेजर आई एस का हो जाएगा। अब आपको वीएस का फेजर बनाना पड़ेगा। वीएस का फेजर क्या होगा, दिस वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो आप क्या करेंगे, वीएस के फेजर को बनाने के लिए आपको रजिस्टर दैट इज रिसीविंग इन के वोल्टेज के फेजर में आपको इंपीडेंस के वोल्टेज के फेजर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट है मेरा सेंडिंग इन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो मैं सेंडिंग इन वोल्टेज को पहले लिख देता हूं कि सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होगा। ध्यान से देखिए, now I can be go for the sending in voltage. This voltage is nothing but equal to this voltage plus this voltage. ठीक है, चलो लिख रहे हैं। अच्छा आप देखेंगे कि जनरली आपको लोड की पावर का डिमांड मालूम होता है, पावर का डिमांड मालूम होता है रिसीव। तो आप रिसीविंग इन करंट निकालें, जितना रिसीविंग करंट होगा उतना ही सेंडिंग इन करंट होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो ये करंट पहले निकलता है, रिसीविंग करंट ही सेंडिंग करंट के बराबर होता है। तो चाहे आप ये करंट लिखो चाहे ये करंट, बात क्या सेम है। तो मैं यहां पर करंट मान रहा हूं दैट इज आई आर। ध्यान से देखिएगा, दिस इज आई आर, दिस इज आई आर एंड दिस इज आई आर। जब रिसीविंग करंट फ्लो करेगा तो यहां ड्रॉप होगा। ड्रॉप क्या होगा, रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा, जिसको हम लिख रहे हैं वी आर। और बेटा इंडक्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट इज रिटन एज ए वी एल। ठीक है, तो बेटा जो सेंडिंग इन वोल्टेज होगा दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज प्लस रिसीविंग इन का वोल्टेज। ठीक है, लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, दैट इज Vs इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Vs इज इक्वल टू सेंडिंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस ये बेटा आई आर, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग नोटेशन से कर देता हूं। इनको ना लिख के रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा प्लस इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा। दैट इज रजिस्टर के दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस रजिस्टर के ड्रॉप क्या होगा बेटा, आई आर इंटू आर। और इंडक्टर का ड्रॉप क्या होगा बेटा, एसी है, इंपीडेंस ऑफर का करंट इंटू इंपीडेंस, ओम्स लॉ। जो भी एलिमेंट ओम यूनिट करेगा उसमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो बेटा इंपीडेंस आपका क्या करता है, आपका इंपीडेंस यूनिट ओम होती है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस। करंट कितना है, आई आर, रजिस्टर का इंपीडेंस रजिस्टर के बराबर। दैट इज इंडक्टर से कितना करंट फ्लो करा, आई आर, इंडक्टर का इंपीडेंस दैट इज जे एक्स। ठीक है, तो दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस दैट इज करंट इंटू इंपीडेंस, इंडक्टर का इंपीडेंस दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, जे एक्स। तो बेटा सेंडिंग इन वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vs इज इक्वल टू वी आर प्लस दिस इज आई आर इंटू आर प्लस दिस इज नथिंग। अच्छा यहां से आई आर कॉमन ले सकते हैं क्या, आई आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आई आर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आई आर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आर प्लस जे एक्स। और बेटा आर प्लस जे एक्स आपको मैंने बताया है, आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स क्या है, दैट इज लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस। दिस इज नथिंग बट द टोटल सीरीज इंपीडेंस, दैट इज कॉल्ड जेड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द जेड। So that is nothing but the Vs is equal to VR plus IR into Z। शुरुआत में यही क्वेश्चन लिखी हुई थी हमने। तो अगर आपको
सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर बनाना है, तो सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर को निकालने के लिए आपको रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में आपको इंपीडेंस के फेजर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैं रजिस्टर दैट इज रिसीविंग वोल्टेज के फेजर में इंपीडेंस के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दूंगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर होगा। ठीक है। तो आप देखो, हेलो, यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, रजिस्टर का वोल्टेज का फेजर प्लस ये किसका है, इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर। हेलो, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को आपने ये लिखा और इन दोनों को फिर बाद में मिला के आपने ये लिख दिया, तो आप देखेंगे दैट इज टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किस वोल्टेज के बराबर होगा। हेलो, दैट इज जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह लिख सकते हैं आर प्लस जे एक्स। और बेटा ये जब करंट अंदर जाएगा तो रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज, तो आप बोल सकते हैं रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर के, इन दोनों का जब मैं वोल्टेज का फेजर एडिशन करूंगा तो कौन सा बेटा वोल्टेज मिल जाएगा, इंपीडेंस का वोल्टेज मिल जाएगा। तो इन दोनों के वोल्टेज का जो फेजर एडिशन है वो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस। मतलब अगर मुझे इंपीडेंस के वोल्टेज का फेजर बनाना है, इंपीडेंस के वोल्टेज का जो फेजर होगा, इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। तो अगर मैं रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को, हेलो, इन दोनों को दैट इज रजिस्टर के वोल्टेज का फेजर प्लस इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को आपने ये लिखा और इस ये लिखा। ठीक है, और इसके बाद आपने इस पूरी क्वांटिटी को आपने क्या कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस। तो बेटा इस पूरे को मिला के आपने ये लिख दिया है, तो दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज का फेजर प्लस इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर, इनका जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस के वोल्टेज का फेजर। तो इंपीडेंस के वोल्टेज के फेजर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को क्या कर दीजिए, ऐड। ये इंडक्टर का करंट है और इंडक्टर का इंपीडेंस है, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस इंडक्टर का वोल्टेज आएगा। तो रजिस्टर के वोल्टेज का फेजर प्लस इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर दैट इज नथिंग बट द टोटल इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज। यहां से भी दिख रहा होगा, हेलो, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, इन दोनों को हटा के आपने किससे रिप्लेस कर दिया, जेड से। तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज। दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज। ठीक है, चलो अब फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लैगिंग लोड के लिए। ठीक है, लैगिंग लोड के लिए फेजर डायग्राम बना रहे हैं, या फिर मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होता है बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस दैट इज इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज, दैट इज आई आर इंटू जेड। दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज। इंपीडेंस को क्या लिख सकते हैं, हेलो, इस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, इस चीज को मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। दिस इज वी आर प्लस आई आर, दिस इज जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस जे एक्स, और फिर इसको ब्रेक करके लिख देंगे दैट इज रजिस्टर, दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज प्लस दिस इज करंट इनटू दैट इज इंपीडेंस। किसका इंपीडेंस, इंडक्टर का इंपीडेंस, दैट इज नथिंग बट द इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू दिस इज जे आई आर इंटू एक्स। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट रिटन लाइक दिस, आपने इसकी जगह ये लिख दिया है। तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, दिस इज, हेलो, इस चीज को, इतने पार्ट को आपने इसमें ब्रेक कर दिया है। तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ये मिलेगा। तो इन दोनों रजिस्टर के वोल्टेज का फेजर प्लस इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर का जो रिजल्टेंट फेजर होगा वो क्या होगा, इंपीडेंस का वोल्टेज। ठीक है, चलो बनाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनिएगा। इस इक्वेशन को लेके मैं सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर बनाने जाऊंगा। इस इक्वेशन को लेके इंपीडेंस का फेजर डायरेक्ट नहीं बना पाए क्योंकि इंपीडेंस का एंगल निकालना इतना आसान नहीं है, तो यहां से बनाएंगे। चलो फेजर डायग्राम बना रहे हैं।
कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? फेजर डायग्राम, जो चीज मालूम होगी। ट्रांसमिशन लाइन में क्या मालूम होता है? रिसीविंग इन का वोल्टेज मालूम होता है। जो चीज मालूम होता है उसी को रेफरेंस मानते हैं। तो हमेशा जब भी आप फेजर डायग्राम बनाएंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे मीडियम, कहीं भी हो, दैट इज रिसीविंग वोल्टेज को हमेशा रेफरेंस मानेंगे। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर दैट इज वीआर इज कंसीडर एज ए रेफरेंस। तो मैं लिख देता हूं, इन द ट्रांसमिशन लाइन receiving in voltage is known, so that receiving in voltage is considered as a reference phasor. Reference phasor. रिसीविंग इन फेजर को रेफरेंस फेजर मानेंगे, ठीक है। चलो, तो नाउ वी आर इज कंसीडर एज ए रेफरेंस फेजर। वी आर का मैग्नीट्यूड है वी आर और एंगल है 0 डिग्री। नाउ दिस इज द रेफरेंस फेजर। ठीक है, लैगिंग लोड लगा रखा है। फॉर लैगिंग लोड, दैट इज, अगर लोड लैगिंग है तो लोड का जो टर्मिनल करंट होगा, लोड का टर्मिनल करंट है आई आर, वो अपने टर्मिनल वोल्टेज वी आर से क्या करेगा? लैग करेगा। कितने एंगल से? फाइव। तो लिख रहा हूं, क्योंकि लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग नेचर। लोड जो आपने लगा रखा है लैगिंग नेचर है, सो दैट लोड का जो करंट है आई आर लैग्स, लोड का जो टर्मिनल करंट होगा आई आर, वो लोड के टर्मिनल वी आर से क्या करेगा? लैग करेगा। आई आर लैग्स वी आर बाय द एंगल ऑफ फाइव आर। ठीक है, तो चलो फेजर बनाना स्टार्ट करो, ध्यान से देखिएगा। इतना लिख लीजिए, चार एसी क्वांटिटी है, दैट इज वीएस, आईएस, वीएस, आईएस, वीआर और आईआर। अच्छा बताओ, सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग करंट के बीच में क्या रिलेशन है? हेलो, सेंडिंग इन करंट एंड रिसीविंग इन करंट के बीच में क्या रिलेशन है? शॉर्ट ट्रांसमिट, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। Now, sending in current and receiving current will be same for short transmission line। यहां लिख देता हूं बेटा, यहां पर, that is sending in current and receiving in current दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चल, चार फेजर बनाने हैं, दैट इज वीएस, आईएस, वीआर एंड आईआर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कहां से? वीआर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीआर इज कंसीडर रेफरेंस। बना लिया तो आगे चले। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। वीआर इज कंसीडर एज रेफरेंस फेजर। दिस इज द फेजर ऑफ वीआर। दिस इज वीआर, जो कि मेरा रेफरेंस फेजर है। दिस इज वीआर, मैग्नीट्यूड वीआर, फेज एंगल इज 0 डिग्री। नाउ दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस फेजर। यहां लिख देता हूं, दिस इज द रेफरेंस फेजर। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस फेजर। लैगिंग लोड लगा रखा है, लैगिंग लोड की जो आईआर होगा वो वीआर से क्या करेगा बेटा? लैग करेगा। कितने एंगल से लैग करेगा? 5R से। तो बेटा आईआर का फेजर आप बना सकते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है तो जो बेटा आईआर का फेजर होगा वो वीआर से क्या करेगा? लैग करेगा। कितने एंगल से? दैट इज 5R। दिस इज 5R। दिस इज द फेजर ऑफ आईआर। ठीक है, दिस इज द फेजर ऑफ आईआर। चलो,
अब देखेंगे दो फेजर बना लिया आपने, वीआर का फेजर बना लिया, आईआर का फेजर। तीसरा फेजर क्या था, सेंडिंग इन करंट। सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग करंट दोनों क्या थे, सेम थे। तो बेटा अगर आपका सेंडिंग इन करंट एंड रिसीविंग करंट सेम थे, तो जो फेजर बेटा, जैसा फेजर आपके रिसीविंग इन करंट का बना, वही फेजर किसका बनेगा, सेंडिंग इन करंट का। तो दैट इज रिसीविंग करंट का फेजर ये है, लैगिंग लोड है। जो फेजर बेटा रिसीविंग करंट का होगा वही आपके सेंडिंग इन करंट का। तो दिस इज द फेजर ऑफ आईएस। ये आपके सेंडिंग इन करंट का भी फेजर होने वाला। ठीक है, तीन फेजर बना ली। चौथा फेजर बचा है सेंडिंग इन वोल्टेज। सेंडिंग इन वोल्टेज का रिलेशन लिख देता हूं। सेंडिंग इन वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज, जे आई आर इंटू एक्स। चलो अब आप देखेंगे, अगर मुझे सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर बनाना है तो मुझे रजिस्टर दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज को फेजर को ऐड करना है। हेलो, रिसीविंग इन वोल्टेज का फेजर आपने बना रखा है, ये बना रखा है, इसमें आपको रजिस्टर के वोल्टेज का फेजर ऐड करना है। ठीक है, ये बताओ आईआर का फेजर जो बना रखा है, ये है आईआर। किसी भी फेजर में आर का एक रियल नंबर है। किसी भी फेजर में जब आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन फेज एंगल क्या रहेगा, सेम। तो जिस डायरेक्शन में आईआर का फेजर होगा उसी डायरेक्शन में किसका फेजर होगा, आईआर इंटू आर का फेजर। मैं अलग से बना के दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये मैंने आईआर का फेजर बनाया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं। दिस इज द फेजर ऑफ आईआर। ठीक है, किसी भी फेजर में जब आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो बेटा आई आर इंटू आर का जो फेजर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, आई आर। ये मैं फेजर बना रहा हूं। आई आर इंटू आर का जो फेजर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, चलो इसके बगल से बना देता हूं आपको समझाने के लिए। आई आर इंटू आर का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, आई आर की डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड आपका जो है चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड मैंने किसी भी फेजर का मैग्नीट्यूड की लेंथ होती तो लेंथ बढ़ा के बना दी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी किसकी है बेटा, आपकी आई आर की। आई आर इंटू आर का फेजर किसकी डायरेक्शन में है, आई आर की डायरेक्शन में है। तो अब क्या करेंगे, आपने वी आर के फेजर में आई आर इंटू आर का फेजर ऐड करना है। आई आर इंटू आर का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा, दैट इज आई आर। ये आपका आई आर है, इसी की डायरेक्शन में कौन सा फेजर होगा, ये आई आर इंटू आर का फेजर होगा। और जब आप दो फेजर को ऐड करते हैं तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन करते हैं। तो ये वी आर के फेजर में आपको आई आर इंटू आर का फेजर ऐड करना है। तो बेटा आई आर इंटू आर, इस फेजर आई आर इंटू आर के फेजर को ऐड करते तो इससे पैरेलल लाइन आप क्या करेंगे, वी आर के हेड से ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि जब एडिशन करेंगे पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल। तो बेटा आई आर इंटू आर के ये फेजर है जो कि आई आर की डायरेक्शन में, इससे पैरेलल लाइन आपको वी आर के हेड से ज्वाइन कर देना। दिस इज द फेजर ऑफ, this is the phasor of IR into R. This is the phasor of IR into R, जो कि किसकी डायरेक्शन में बेटा, ये मैं डॉट डॉट करके डायरेक्शन दिखा रहा हूं, जो कि किसकी डायरेक्शन में है, IR की डायरेक्शन में। आपने क्या किया, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल को ज्वाइन किया। आई आर इंटू आर का फेजर, इसके पैरेलल लाइन यहां से खींच दी। ठीक है, अब जरा देखिए आई आर इंटू आर के फेजर में किसके फेजर को ऐड करना है, जे आई आर इंटू एक्स के फेजर को। ठीक है, तो बेटा आई आर का फेजर, अभी जे को भूल जाइए, ये आई आर का फेजर बना रखा है। आई आर के फेजर में आप किससे मल्टीप्लाई, एक्स। एक्स कैसा नंबर होगा, एक्स क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। ओमेगा भी एक रियल नंबर है, एल भी एक रियल नंबर है, तो एक्स भी एक रियल नंबर होगा। तो जे को भूल जाइए अभी। ठीक है, जे को भूल जाइए। आई आर के फेजर में जब आप इंडक्टिव रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी फेजर में जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो आई आर इंटू एक्स का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा, अभी भी दैट इज आई आर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं बेटा, आई आर इंटू एक्स का जो फेजर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, वो आपका डायरेक्शन में होगा आई आर की डायरेक्शन में। और आपने क्या किया, आई आर इंटू एक्स के फेजर में जे को मल्टीप्लाई, जैसे बेटा आई आर इंटू एक्स के फेजर में जे से मल्टीप्लाई करेंगे, आई आर इंटू एक्स का जो फेजर होगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो दिस इज द फेजर ऑफ जे
आई आर इंटू एक्स। तो जे आई आर इंटू एक्स का फेजर दैट इज आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आप देखेंगे आई आर इंटू एक्स के फेजर में आप जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर इंटू एक्स का फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री क्या कर जाएगा, रोटेट। तो दिस इज द फेजर ऑफ जे आई आर इंटू एक्स, जो कि रेफरेंस या फिर आई आर से कितना लीड कर जाएगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जे आई आर इंटू एक्स का जो फेजर होगा वो आई आर से कितना लीड करेगा, 90 डिग्री। तो आप देखेंगे जे दैट इज आई आर इंटू एक्स का फेजर आई आर की डेस्क में जे से मल्टीप्लाई होने के बाद जे आई आर का फेजर आई आर से 90 डिग्री क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डेस्क में रोटेट कर जाएगा। और जब फेजर एडिशन करते हैं तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन करते हैं। तो आप देखेंगे ये आपकी किसकी डायरेक्शन बेटा, ये आई आर की डायरेक्शन। जे आई आर दैट इज जे आई आर इंटू एक्स का फेजर आई आर से कितना लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। कितना लीड करेगा बेटा, ये 90। दिस इज द फेजर ऑफ जे, दिस इज द फेजर ऑफ जे आई आर इंटू एक्स का फेजर, जो कि बेटा आई आर से कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है आई आर से। ठीक है, अच्छा ये बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर के वोल्टेज का जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज। तो रजिस्टर के वोल्टेज और इंडक्टर के वोल्टेज का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आई आर के फेजर में जब आप इंडक्टर रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज को फेजर को ऐड करते तो इंपीडेंस का वोल्टेज का फेजर रहेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। तो आई आर के फेजर में मैंने जे आई आर इंटू एक्स के फेजर को ऐड कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करेंगे। दिस इज द फेजर ऑफ, दिस इज द फेजर ऑफ रिजल्टेंट फेजर ऑफ रजिस्टर प्लस इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर। ये किसका फेजर है बेटा, आई आर इंटू जेड का फेजर। ठीक है, ये किसका फेजर है, आपका आई आर इंटू जेड का फेजर। अच्छा बताओ, मुझे वीएस का फेजर बनाना था, मैंने वी आर के फेजर में, रिसीविंग वोल्टेज के फेजर में दैट इज आई आर इंटू आर के फेजर को ऐड कर दिया, और आई आर इंटू आर के फेजर में मैंने जे आई आर इंटू एस के फेजर को ऐड कर दिया। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड किया, और रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में मैंने दैट इज इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर। तो इनका इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज। ठीक है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा किसका फेजर आएगा, दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर आ जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर। नाउ दिस इज द फेजर ऑफ VS, सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर। दिस इज द फेजर ऑफ VS, दिस इज द फेजर ऑफ VS। ये किसका फेजर है, VS का फेजर है। ठीक है, दिस इज द फेजर ऑफ VS, सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर। अब इसमें कुछ चीजें हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, दिस इज द फेजर ऑफ व्हाट, VS, सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर। मैंने चारों फेजर्स को बना लिया, ये मेरा कौन सा डायग्राम है, फेजर डायग्राम। अब इसकी हेल्प से आप जो है वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। ये फेजर डायग्राम बनाया मैंने किस लोड के लिए, लैगिंग लोड के लिए। तो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ शॉर्ट transmission line for lagging power factor load। ट्रांसमिशन लाइन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर और रिसीविंग वोल्टेज के फेजर के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं डेल्टा, दैट इज कॉल्ड लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल
या फिर पावर एंगल। जनरली हम यहाँ पर इसको लोड एंगल बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लोड एंगल, या फिर टॉर्क एंगल या फिर पावर एंगल। हमेशा ध्यान रखिएगा हर एक ट्रांसमिशन लाइन में, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लॉन्ग हो, दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर के बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड द लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल या फिर आपका पावर एंगल। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या कहलाता है बेटा? दिस एंगल इज कॉल्ड लोड एंगल, लोड एंगल और टॉर्क एंगल, और दैट इज कॉल्ड पावर एंगल। ठीक है। फाई आर क्या है बेटा? हेलो, फाई आर, फाई आर क्या है? लोड के टर्मिनल वोल्टेज, लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट आई आर के बीच का एंगल। लोड के टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट के बीच के एंगल का कोसाइन आपका लोड का पावर फैक्टर होगा। तो बेटा लोड का टर्मिनल वोल्टेज है वी आर और लोड का टर्मिनल करंट है आई आर, इनके बीच का एंगल दैट इज फाई आर। इसका अगर मैं कोसाइन ले लूंगा तो लोड का पावर फैक्टर, तो इस एंगल को लेने पे लोड का पावर फैक्टर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फाई आर इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड फाई आर इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर एंगल। या फिर इसी एंगल का कोसाइन लेने पे रिसीविंग पावर फैक्टर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिसीविंग इन पावर फैक्टर एंगल। चलो एक और चीज डिफाइन करते हैं, ये बताओ इतना लिख लीजिए, अच्छा ये बताओ, यहां पर ध्यान से देखना, ये बताओ सेंडिंग इन वोल्टेज कितना था बेटा? सेंडिंग इन वोल्टेज था वीएस, सेंडिंग इन करंट कितना था आईएस। वीएस और आईएस के बीच के एंगल का कोसाइन लेने पे क्या आ जाएगा बेटा? सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो बेटा सेंडिंग इन पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई एस, तो दैट इज, सर अभी नोट, हाँ एक मिनट सुन लो, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच जो एंगल, आपका सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर और सेंडिंग इन करंट के फेजर के बीच का जो एंगल होगा, उस एंगल का कोसाइन लेने पे आपको क्या मिल जाएगा? सेंडिंग इन पावर फैक्टर। सेंडिंग इन पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई एस। तो फाई एस क्या है बेटा? सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच के एंगल होगा, और इसी एंगल का कोसाइन लेने पे आपको क्या मिलेगा? पावर फैक्टर। तो फेजर डायग्राम बना रखा है, ध्यान से देखो, लिखो नहीं, हेलो, ये आपका सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है, और ये बेटा रेड कलर वाला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग करंट एंड सेंडिंग इन करंट दोनों बराबर होते हैं। ये सेंडिंग इन करंट का फेजर है, ये सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है, और सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के फेजर के बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड द फाई एस, दैट इज कॉल्ड सेंडिंग इन पावर फैक्टर। इसी एंगल का कोसाइन लेने पे आपको क्या मिल जाएगा? सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर ये है, सेंडिंग इन करंट का फेजर ये है, आई आर और आई एस, हेलो, रिसीविंग करंट सेंडिंग इन करंट दोनों बराबर, दोनों का फेजर सेम है। तो आई एस और बेटा दैट इज वी एस, दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन करंट के बीच का जो है एंगल होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर और सेंडिंग इन करंट के फेजर के बीच का एंगल क्या होगा? फाई एस, और इसी एंगल का कोसाइन लेने पे सेंडिंग इन पावर फैक्टर मिलेगा। और सेंडिंग इन पावर फैक्टर को फाई दैट इज कॉस फाई एस से प्रिंट करते थे, तो वीएस और आईएस के बीच का जो एंगल होता था दैट इज कॉल्ड फाई एस, दिस इज कॉल्ड फाई एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज दिस एंगल इज नथिंग बट द फाई एस। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फाई एस, फाई एस की वैल्यू कितनी है बेटा? ये जो एंगल होगा वो दिस एंगल प्लस दिस एंगल के बराबर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू रिसीविंग इन पावर फैक्टर एंगल प्लस लोड एंगल के बराबर होगा। और अगर कोई नाम पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ फाई एस,
फाई एस क्या है बेटा? आपके सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल, इस एंगल का कोसाइन लेने पे सेंडिंग इन पावर फैक्टर आएगा, तो दिस इज नोन एज ए, फाई एस का नाम है बेटा सेंडिंग इन पावर फैक्टर एंगल। इतना लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड सेंडिंग इन पावर फैक्टर एंगल। सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच के एंगल का कोसाइन लेने पे सेंडिंग इन पावर फैक्टर मिल जाएगा। हो गया? चलो, तो यहाँ पर दो चार पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे डेरिवेशन मशीन में हो चुका है, कोई जल्दीबाजी नहीं है तब भी, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखे, पहला पॉइंट लिखे, द एंगल बिटवीन sending in voltage phasor and receiving in voltage phasor is known as load angle, or that is called torque angle, और that is आपका पावर एंगल, that is पावर एंगल, ठीक है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं जो चीज बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर होता है और रिसीविंग वोल्टेज के फेजर के बीच जो एंगल बनता है, दैट इज डेल्टा, जिसे लोड एंगल बोल रहे हैं। इस एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल, ये लगभग आपका दैट इज 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग लाइक समथिंग आता है, ये एंगल बहुत कम होता है। लेकिन किस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, ये वैल्यू बहुत कम आने वाली है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो लिख रहा हूं बेटा, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप मान के चलिएगा कि सही बोल रहे हैं सर, जब क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा मतलब लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल या फिर पावर एंगल, जो कि वीएस और आईआर के बीच, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल in the case of शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में डेल्टा की वैल्यू काफी कम आती है, ठीक है। वीएस और आईएस के बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल आपका काफी कम होता है, ठीक है। अभी रेगुलेशन निकालने जा रहे हैं। चलिए अब रेगुलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा रेफरेंस है, अब ध्यान से देखना। अच्छा ये चीज बताओ, अगर जो है ये वीएस का फेजर है, ये किसका फेजर? सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है। सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर का जो मैग्नीट्यूड है, जो इसकी लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड, उसको मैं वीएस मान लेता हूँ। सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर आपको बना के दे रखा है मैंने, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म के मतलब इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल।
तो मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ होगी, लेंथ में मान लेता हूं कितनी वीएस, इसका मैग्नीट्यूड वीएस है। एंगल क्या है बेटा, ये रेफरेंस, जब भी आप किसी भी फेजर का एंगल मेजर करते कहां से, रेफरेंस। आपका जो सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है वो रेफरेंस, रेफरेंस क्या, वीआर, रेफरेंस से कितने एंगल पे, डेल्टा है। हेलो, जो सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है वो रेफरेंस से कितने एंगल पे, डेल्टा है। तो अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड रहेगा वीएस और रेफरेंस से कितने एंगल पे, डेल्टा। ये डेल्टा आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस एंगल को पॉजिटिव लिखेंगे। तो अगर मैं वीएस को किसमें, पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं, पोलर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा वीएस और बेटा रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा, डेल्टा एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव, तो दिस इज नथिंग बट द डेल्टा। दिस इज, अगर फेजर फॉर्म में लिखना चाहे किसी भी फेजर का, अगर रेफरेंस से एंगल मालूम है और दैट इज उसका मैग्नीट्यूड मालूम है तो आप उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वीएस का ये फेजर है, वीएस का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं, सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर कितना मैग्नीट्यूड है, वीएस, और बेटा आपका रेफरेंस कितने एंगल बना रहा है, दैट इज डेल्टा। तो कभी भी अगर मैं जो है मान लो कैलकुलेशन करते समय आपके सेंडिंग इन वोल्टेज को निकालता हूं पोलर फॉर्म में वीएस लाइक 2 पॉइंट समथिंग, और बेटा 2 पॉइंट समथिंग जो एंगल होगा सेंडिंग इन वोल्टेज का, ये जो एंगल है सेंडिंग इन वोल्टेज का, ये जो एंगल है वो किससे होगा, रेफरेंस। सेंडिंग इन वोल्टेज रेफरेंस से जो एंगल बना होगा वही एंगल आता है, और बेटा सेंडिंग इन वोल्टेज रेफरेंस मतलब वीआर से जो एंगल बना था उस एंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो वो एंगल डेल्टा आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर रेफरेंस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल हमेशा निकलता है, जब भी आप किसी फेजर को निकालेंगे उसका एंगल दिया है तो मतलब वो फेजर रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है। रेफरेंस आपने कितना माना होता है ट्रांसमिशन लाइन में, रिसीविंग इन वोल्टेज। तो दैट इज, अगर मैं सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करूंगा और अगर उसको उसका एंगल मालूम चल गया, मतलब आपका जो सेंडिंग इन वोल्टेज फेजर है वो वीआर से कितने एंगल पे है, और बेटा वीआर और वीएस के बीच का एंगल आपका क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। तो मैं लिखना चाहूं दैट इज, अगर आपको जो है आपने फेजर बनाया, फेजर बनाने के बाद आपको दैट इज वीएस का रेफरेंस से फेजर मालूम है कितना है, डेल्टा। तो इसको मैं पोलर फॉर्म में लिख सकता हूं दैट इज वीएस। तो जब मैं पोलर फॉर्म लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड लेगा वीएस, रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, रेफरेंस वीआर है, वीआर से सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर कितना एंगल बनाता है, डेल्टा। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। तो अगर कभी भी आप ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो सेंडिंग इन वोल्टेज का को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो जो उसका एंगल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोड एंगल या फिर आपके टॉर्क एंगल या फिर पावर एंगल को। और इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये वैल्यू बहुत कम आती है, याद रखिएगा क्वेश्चन में ये चीज मुझे यूज आएगी। हाँ टाइम हो गया है मुझे मालूम है, थोड़ा सा प्लीज वेट, जल्दी से कर लेते हैं डेरिवेशन। चलो प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है। चलो अच्छा ये बताओ, ये वीआर का फेजर है, वीआर का फेजर एंगल 0 डिग्री, ये किसका फेजर है, आई आर इंटू आर, आई आर इंटू आर का फेजर क्या है, आई आर। तो ये बताओ आपका जो है वीआर का फेजर और आई आर फेजर के बीच कितना एंगल है बेटा, फाई आर। तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई आर नहीं होगा, कितना होगा, हेलो, ये वीआर का फेजर है, रेफरेंस है, और बेटा आई आर इंटू आर किसकी डायरेक्शन में, दैट इज आई आर की डायरेक्शन में। वीआर और आई आर के बीच एंगल कितना है, दैट इज फाई आर। तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई आर ही तो होगा, नहीं होगा ब्रजेश, कितना एंगल होगा, फाई आर होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं आपका डेरिवेशन करने जा रहा हूं, इस लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ाएं, इस लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ाएं, इनको मैं मिटा देता हूं, ये चीज हो चुकी है। आई आर इंटू आर, रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आई आर की डायरेक्शन में है, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ध्यान से देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ये रेफरेंस की डायरेक्शन, दिस इज द रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये आई आर इंटू आर का फेजर जो आई आर, तो बेटा जो आई आर का फेजर है, रिसीविंग करंट है, वो रेफरेंस कितने एंगल पे है, ये जो आपका रेफरेंस है आई आर इंटू आर, आई आर की डायरेक्शन में, तो ये आई आर की डायरेक्शन है, तो आई आर का फेजर रेफरेंस कितने एंगल पे, दैट इज फाई आर। तो ये आपका जो एंगल होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा दिस इज फाई आर, दिस एंगल इज फाई आर। नाउ दिस इज नथिंग बट
ठीक है, चलो यहां से मैंने कुछ परपेंडिकुलर डाल दिए, आपको दिख रहे होंगे। अब जरा एंगल कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एंगल कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ये बताओ ये किसका फेजर है? ये किसका फेजर है? वीएस का फेजर है। अगर मैं किसी भी फेजर की लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ मुझे बताओगे क्या? अगर ये वीएस का फेजर तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी? वीएस होगी। और बेटा वीएस का फेजर रेफरेंस कितना एंगल है? डेल्टा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आएगा ना। हेलो, वीएस का जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? वीएस कॉस डेल्टा। ये लेंथ कितनी होगी? वीएस कॉस डेल्टा। दिस लेंथ इज वीएस कॉस डेल्टा। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? वीएस कॉस डेल्टा विल बी देयर। तो मैं ये लेंथ निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। दिस लेंथ इज नथिंग बट द वीएस कॉस डेल्टा। ये लेंथ आपकी वीएस कॉस डेल्टा होगी। इस लेंथ को मुझे निकालना है, अब मैं कैसे निकालूंगा ये आपको दिखना चाहिए। ये लेंथ होगी आपकी वीएस कॉस डेल्टा। ये पूरी लेंथ होगी वीएस कॉस डेल्टा। क्यों ये वीएस कॉस डेल्टा होगी? हेलो, ये किसका फेजर है? ये वीएस का फेजर, सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है। किसी भी फेजर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। तो वीएस का बेटा मैग्नीट्यूड, सेंडिंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वीएस है। तो बेटा जो इसकी लेंथ है ये लेंथ आपकी वीएस होगी, ये लेंथ वीएस होगी। वीएस का फेजर रेफरेंस कितना एंगल बना रहे? डेल्टा। तो अगर बेटा आपको ये लेंथ वीएस है, ये एंगल डेल्टा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही होगा। और ये कितना होगा? वीएस कॉस डेल्टा। ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ क्या होगी बेटा? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। ठीक है, इसको निकालते हैं। इसको थोड़ा सा यहां से भी डाल लेते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां से भी डाल लेते हैं, दिख जाएगा आपको। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां से भी डाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो ये लेंथ मैं निकालने जा रहा हूं, ये वाली लेंथ निकालने जा रहा हूं, ये लेंथ। ठीक है, इतनी लेंथ आपको मालूम है, इतनी लेंथ और निकाल लूंगा और इतनी लेंथ और निकाल लूंगा, तो ये पूरी की पूरी लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो ये बताओ ये किसका फेजर है? ये आई आर इंटू आर का फेजर है। किसका फेजर है? आई आर इंटू आर का फेजर है। आई आर इंटू आर का फेजर कितना एंगल बना रहा है? रेफरेंस है फाई आर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही होगा। और बेटा ये आई आर इंटू आर का फेजर है, तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? आई आर इंटू आर। और एंगल आपको मालूम है रेफरेंस है, तो बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दो बेटा कितना होगा? आई आर इंटू आर कॉस फाई आर। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये वाली लेंथ की बात करूं, ये लेंथ, हेलो, ये वाली लेंथ हो जाएगी आई आर इंटू आर कॉस फाई आर, ये लेंथ। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी आई आर इंटू आर कॉस फाई आर। क्योंकि ये जो फेजर है ये आई आर इंटू आर का फेजर है, डिफरेंस कितना एंगल बना रहा? फाई आर। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये लेंथ हो जाएगी आई आर इंटू आर, एंगल मालूम तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आई आर इंटू आर कॉस फाई आर। अब ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, ये वाला फेजर किसका है? जे आई आर इंटू एक्स का फेजर है। अगर कोई पूछे ये लेंथ बताओ बेटा, ये जे आई आर इंटू एक्स का फेजर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? आई आर इंटू एक्स। तो ये जो लेंथ होगी वो आई आर इंटू एक्स होगी। अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लूं तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो ये एंगल मुझे निकालना है। अब इस एंगल को मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये एंगल आपका है फाई आर, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई आर। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई आर। ये दोनों बेटा क्या है? शीर्ष विमुख कोण है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई आर। और ये बेटा पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा कटती है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इनको एकांतर एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई आर। दिस एंगल इज 90 माइनस फाई आर। दिस एंगल इज 90 माइनस फाई आर। अब आपको दिख रहा होगा बेटा,
ये आपको फेजर मालूम है, ये फेजर है जे आई आर इंटू एक्स। तो ये लेंथ कितनी होगी, किसी भी फेजर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताते हैं। मैग्नीट्यूड होगा आई आर इंटू एक्स। कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस से ये फेजर, दैट इज 90 माइनस फाइव। तो इसका होरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा बेटा, दैट इज आई आर इंटू एक्स कॉस 90 माइनस फाइव। तो ये इसका होरिजेंटल कंपोनेंट अगर मैं निकालूं, होरिजेंटल कंपोनेंट ध्यान से देखिए, ये होरिजेंटल कंपोनेंट, ये वाला होरिजेंटल कंपोनेंट, ये इस फेजर का ये होरिजेंटल कंपोनेंट होगा। होरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, ये होरिजेंटल कंपोनेंट ये होगा आई आर इंटू एक्स कॉस एंगल कितना है 90 माइनस फाइव। और बेटा इसको जब निकालेंगे तो आएगा आई आर इंटू एक्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दैट इज साइन फाइव। और आपको दिख रहा होगा बेटा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो ये लेंथ आपकी बिल्कुल बराबर आएगी। और ये लेंथ कितनी होगी बेटा, आई आर इंटू एक्स साइन फाइव। ठीक है, मशीन में करा चुका हूं बेटा, सेम चीज है, आई आर इंटू एक्स साइन फाइव। ठीक है, अब आप देखेंगे ये फेजर है वी आर का, तो ये लेंथ होगी वी आर, ये लेंथ होगी आई आर इंटू आर कॉस फाइव आर, और ये लेंथ होगी आई आर इंटू एक्स साइन डेल्टा। ठीक है, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो बेटा वीएस कॉस डेल्टा दिस लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। इसको करिए और बस आपका डेरिवेशन हो गया, आपका रेगुलेशन का फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। 5 मिनट लगेगा, ओनली वेट फॉर द 5 मिनट्स। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आपको फार्मूला जो है याद होना चाहिए, और याद होना भी चाहिए, मशीन में पढ़ाया हुआ। मशीन में बस यहाँ पर बेटा आर की जगह आर नॉट टू आ गया था, यहाँ पर एक्स नॉट टू आ गया था, यहाँ पर आर और एक्स आया, बस और कोई अंतर नहीं। वहां पर रिसीविंग दैट इज I2 था, यहाँ पर रिसीविंग करंट आई आर है, बाकी सारी चीजें सेम है बेटा। हो गया, हाँ टाइम हो गया भैया, हमको 2 मिनट रुक जाओ, मैं कह तो रहा हूं 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। चलो, तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट इज आपका हो जाएगा वीएस कॉस डेल्टा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर। हेलो, ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये वाली लेंथ, ये वी आर का फेजर है, तो ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी वी आर। किसी भी फेजर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी लेंथ बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वी आर माना था, हेलो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वी आर, तो ये जो लेंथ होगी वो वी आर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द वी आर। ये लेंथ आपकी हो जाएगी वी आर, मैग्नीट्यूड वी आर माना तो लेंथ वी आर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं वी एस कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस फाइव आर, अपने फिगर में देखते जाओ, प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाइव आर। मैंने बताया था चूंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो एंगल डेल्टा होता है वीएस और आईआर के बीच जो एंगल होता है दैट इज डेल्टा, लोड पावर फैक्टर, लोड एंगल विल बी देयर, फिर टॉर्क एंगल, फिर पावर एंगल। इस एंगल की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। दैट एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास आता है, नियरली 0 डिग्री आता है। तो बेटा आप देखेंगे कॉस 0 डिग्री 1 होता है, अगर ये एंगल आपका 0 डिग्री के आसपास है तो कॉस इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल दैट इज नथिंग बट नियरली कितना हो जाएगा 1। तो आप लिखेंगे चूंकि फॉर short transmission line, for short transmission line the delta is very very small। डेल्टा कैसा होता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल का होता है। डेल्टा लगभग किसके आसपास होता है, 0 डिग्री के आसपास। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री के आसपास तो कॉस डेल्टा कितना होगा, सो दैट इसलिए कॉस डेल्टा नियरली कितना हो जाएगा 1।
अगर ये एंगल 0 डिग्री के आसपास है तो कॉस 0 डिग्री लगभग कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। बट शॉर्ट ट्रांसमिशन डेल्टा आपका बहुत आपका डेल्टा के लिए लगभग 0 के आसपास होती तो कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 1। सो दिस इज नथिंग बट द दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो बेटा दिस इज आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू लगभग कितनी चली जाएगी, दैट इज 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूं बेटा, दिस इज वीएस डेल्टा बहुत कब होता तो ये लगभग 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर। तो दिस इज वीएस की वैल्यू आ जाएगी लगभग वीएस बराबर हो जाएगा वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर। आपको रेगुलेशन निकालना था, रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, वीएस माइनस वी आर। ठीक है, तो इस वी आर को इधर लेके आओ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वीएस माइनस वी आर दैट इज आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर। ठीक है, और बेटा दोनों साइड आप वी आर से क्या कर दो, सेम नंबर से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज दोनों साइड आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो। या फिर रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ वीएस माइनस वी आर। जब लैगिंग लोड लगा रखा है तो वीएस माइनस वी आर हो जाएगी। या फिर आप दोनों साइड आप क्या करो बेटा, आप वी आर से डिवाइड कर दो, दोनों साइड आप जो है वी आर से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दो। आई आर बेटा मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस इज आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई वी आर। और बेटा यही क्या होता है, वीएस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर ही क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन फॉर कैसा लोड था, लैगिंग लोड। फॉर लैगिंग लोड अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर डिवाइडेड बाई वी आर, दिस इज आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर इंटू कितना हो जाएगा 100। दिस इज द फार्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड। आपने ट्रांसफार्मर में क्या था, यहां पर बेटा I2 था, यहां पर V2 था, यहां पर R02 था, यहां पर cos फाई था प्लस X02 sin फाई इंटू 100, सेम चीज विल बी देयर। तो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर। कल लीडिंग और लैगिंग कराएंगे, फिर कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मशीन की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।